सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बिल्कुल जड़ों तक जा रहे हैं। आइगेनो की यूनिट 4 वैदिक साहित्य में चित्रित समाज के साथ। जी हाँ। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, ये समझने की कोशिश है कि भारतीय समाज की वो शुरुआती परतें, वो नींव कैसे बनी। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना मतलब बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और ये यूनिट 4 हमें दिखाती है कि इतिहासकार कैसे इन पुराने ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वेद हैं और फिर बाद के ग्रंथ भी हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र। हाँ, काफी सारे हैं। इन सब का इस्तेमाल करके वो हजारों साल पहले के समाज की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सही। लेकिन एक बहुत अहम बात जो शुरू में ही समझनी है वो ये कि ये ग्रंथ मुख्य रूप से पुजारी वर्ग मतलब ब्राह्मणों की नजर से लिखे गए। अच्छा, तो इसमें एक पर्सपेक्टिव बायस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसे प्रीस्टली बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें इतिहास की एक खास, शायद थोड़ी पक्षपाती तस्वीर मिलती है। हमें हमेशा ये सवाल पूछना होगा कि क्या चीजें छोड़ी गईं, किसे कम महत्व दिया गया, है ना? ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात हो गई। जी। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरे उपमहाद्वीप की कहानी नहीं बताते। शुरू में उत्तर पश्चिम भारत, फिर बाद में गंगा घाटी, मतलब भौगोलिक सीमाएं भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज सिर्फ तथ्यों को रटला नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई ये वर्ण व्यवस्था जिसके बारे में इतना सुनते हैं, ये कैसे पनपी। हाँ। रिश्तों के मायने कैसे बदले, पितृसत्ता मतलब पैट्रियार्की कैसे इतनी हावी हुई, और वो जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उन अनुष्ठानों का असल मतलब क्या था समाज के लिए। सही। इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को वैदिक समाज की जटिलताओं, उसकी बनावट और इन ग्रंथों को एक आलोचनात्मक दृष्टि मतलब एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखने की समझ विकसित होगी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फिर इस यूनिट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन दिया है, सेक्शन 4.0 और 4.1। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सेक्शन 4.0 में यूनिट के उद्देश्य बताए गए हैं। क्या है वो मुख्य उद्देश्य? देखिए, पहला उद्देश्य तो ये है कि श्रोता वैदिक शब्दावली को पहचान सके, मतलब जो खास शब्द इन ग्रंथों में आते हैं। दूसरा, ये समझ सकें कि इन ग्रंथों में समाज का चित्रण कैसे किया गया है। और तीसरा, इतिहासकार इन ग्रंथों के आधार पर उस समाज का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को समझ सकें। ठीक है, तो शब्दों को पहचानना, चित्रण समझना और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, ये हो गए उद्देश्य। हाँ। अब आते हैं सेक्शन 4.1 प्रस्तावना पर। वैदिक साहित्य आखिर है क्या? कौन कौन से ग्रंथ आते हैं इसमें? हाँ, तो वैदिक साहित्य बहुत विशाल है। सबसे पहले तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, लगभग 1500 से 1000 बीसी का माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम की। इसमें 10 मंडल यानी किताबें हैं, जिनमें से मंडल 2 से 7 सबसे पुराने माने जाते हैं। उन्हें परिवार मंडल भी कहते हैं। अच्छा, परिवार मंडल क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये मंडल अलग अलग ऋषि परिवारों से जुड़े हैं। फिर आता है सामवेद। ये बेसिकली ऋग्वेद के ही मंत्रों का संगीतमय रूप है, जिन्हें यज्ञों में गाया जाता था। मतलब धुनों के साथ? हाँ बिल्कुल। फिर है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़े मंत्र हैं, और खास बात यह है कि इसमें गद्य यानी प्रोज भी मिलता है, सिर्फ पद्य नहीं। अच्छा, गद्य भी है यजुर्वेद में। और चौथा है अथर्ववेद। ये थोड़ा अलग है। इसमें आम लोगों के विश्वास, बीमारियों के इलाज, जादू टोना, रक्षा मंत्र, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। तो ये लोक परंपराओं के ज्यादा करीब लगता है। दिलचस्प। तो ये चारों वेद हो गए। इनका रचनाकाल आपने बताया काफी लंबा है। हाँ, बहुत लंबा। ऋग्वेद लगभग 1500 बीसीई से शुरू हुआ मान ले, तो अथर्ववेद और बाद के ग्रंथ मिलाकर ये सिलसिला लगभग 500 बीसीई तक, यानी 1000 साल से भी ज्यादा चलता रहा। और जैसा मैंने पहले कहा, भौगोलिक दायरा भी बदला। पहले सबसे आंध्र प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब, फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब और मध्य गंगा घाटी तक। और वो पुजारी वाला पर्सपेक्टिव, वो बायस वाली बात, वो हमेशा याद रखनी है। ये ग्रंथ जिस समाज की बात करते हैं, वो पुजारी वर्ग के नजरिए से देखा गया समाज है। उनकी चिंताएं, उनके मूल्य इसमें झलकते हैं। बिल्कुल। तो वेदों के बाद और कौन से ग्रंथ आते हैं इस साहित्य में? वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों पर, खासकर यज्ञों की प्रक्रिया और उनके अर्थ पर कमेंट्री की तरह हैं। फिर आरण्यक हैं, जिनका मतलब है जंगल की किताबें।
इनमें यज्ञों के दार्शनिक और रहस्यवादी पहलुओं पर चिंतन है। जंगल में लिखे गए इसलिए आरण्यक। हाँ, माना जाता है कि ये वो ज्ञान है जो एकांत में शायद जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा सोचा गया। और फिर सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। इनमें आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि, ज्ञान मीमांसा जैसे गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर विचार है। तो एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं ये ग्रंथ। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड पर जोर है, जबकि उपनिषदों में ज्ञान और तत्व मीमांसा पर। और आपने काल विभाजन की बात की थी, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक। जी, इतिहासकार आमतौर पर 2 काल मानते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल, जो सिर्फ ऋग्वेद का काल है, लगभग 1500 से 1000 BCE, और फिर उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी तीनों वेद, साम, यजुर, अथर्व और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद रचे गए। ये लगभग 1000 से 500 BCE का समय है। 1000 BCE ये वही समय है जब लोहे का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था ना गंगा घाटी में। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। लोहे के इस्तेमाल ने खेती और शायद युद्ध के तरीकों को भी बदला होगा, जिससे समाज में भी बदलाव आए। सही। अच्छा, वेदों और उपनिषदों के बाद भी कुछ है? आपने सूत्रों का जिक्र किया था। हाँ, उत्तर वैदिक काल के बाद लगभग 800 BC से 200 BCE के बीच सूत्र साहित्य रचा गया। सूत्र मतलब छोटे सारगर्भित वाक्य। ये वेदांगों का हिस्सा है, यानी वेदों के अंग। वेदांग? हाँ, कौन कौन से हैं ये? 6 वेदांग है: शिक्षा, उच्चारण, कल्प, अनुष्ठान और नियम, व्याकरण, भाषा के नियम, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद, पद्य रचना और ज्योतिष, खगोल विज्ञान, शुभ मुहूर्त। इनमें कल्प सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। कल्प सूत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं जो समाज और धर्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पहला, श्रौत सूत्र। ये बड़े सार्वजनिक यज्ञों के नियम बताते हैं, जैसे राजसूय या अश्वमेध। अच्छा, जो राजा महाराजा करते थे। हाँ। दूसरा, गृह सूत्र। ये आम गृहस्थों के लिए घरेलू अनुष्ठानों के नियम बताते हैं, जन्म, नामकरण, विवाह, अंतिम संस्कार वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण है पारिवारिक जीवन को समझने के लिए। तीसरा, धर्म सूत्र। ये सामाजिक आचार विचार, वर्णों के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, कानून, इन सब पर बात करते हैं। और चौथा, शुल्भ सूत्र। इनमें यज्ञ वेदी बनाने की ज्यामिति दी गई है, जो प्राचीन भारतीय गणित का अच्छा उदाहरण है। वाह! तो कल्प सूत्र तो समाज, धर्म, कानून, यहाँ तक कि गणित के बारे में भी जानकारी देते हैं। जी हाँ, श्रौत, गृह, धर्म और शुल्भ, ये चारों कल्प सूत्र के हिस्से हैं। ठीक है। अब एक और सवाल। ये तो सब साहित्यिक स्रोत हो गए। क्या हमें पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं इस काल के? मतलब जमीन से खुदाई में क्या मिलता है? हाँ, पुरातात्विक संस्कृतियां भी हैं इस दौर की, जैसे हड़प्पा के बाद की संस्कृतियां, फिर गेरुए रंग के मृद भांड, ओकर कलर्ड पॉटरी, फिर काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW, फिर चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW संस्कृति, जो खासकर उत्तर वैदिक काल और लोहे के शुरुआती इस्तेमाल से जुड़ी है। और उसके बाद उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, NBPW संस्कृति, जो महाजनपद काल और मौर्य काल तक जाती है। PGW और NBPW ये नाम तो सुने हैं, पर क्या हम इन बर्तनों को सीधे सीधे वैदिक लोगों से जोड़ सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं और जमीन पर जो चीजें मिल रही हैं, उनमें सीधा 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिठाना हमेशा आसान नहीं होता। जैसे किसी बर्तन को देखकर ये कहना मुश्किल है कि इसे बनाने वाला ऋग्वेद पढ़ता था या नहीं। हाँ, ये तो है। समय का क्रम पता चलता है, पर किसी एक समय के समाज का पूरा फैलाव नहीं। उसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन चाहिए, जो ज्यादा खर्चीला और मुश्किल होता है। तो ग्रंथों और पुरातत्व को मिलाकर इतिहास लिखने में चुनौतियां हैं, पर कोशिश यही रहती है कि दोनों को साथ लेकर चला जाए। समझ गया। तो ये थी प्रस्तावना और स्रोतों की बात। अब यूनिट कहती है कि हम 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: वर्ण, रिश्तेदारी और अनुष्ठान। सेक्शन 4.2 वर्ण व्यवस्था पर है। शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था ये प्राचीन भारतीय समाज का शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद पहलू है। सेक्शन 4.2 इसी के विकास पर है। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ तो रंग होता है ना, पर यहाँ इसका मतलब सामाजिक श्रेणी से है। जी हाँ, यहाँ वर्ण का मतलब रंग या नस्ल से नहीं, बल्कि समाज के वर्गीकरण से है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे ग्रंथों में खासकर पुजारी वर्ग द्वारा
समाज को व्यवस्थित करने के तरीके के तौर पर पेश किया गया। लेकिन ये भी जरूरी है कि समाज के बाकी लोगों ने इसे किस हद तक माना या नहीं माना, ये भी देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वेद के समय में देखते हैं। तब क्या स्थिति थी वर्ण की? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का इस्तेमाल तो है, पर ज्यादातर आर्य वर्ण और दास वर्ण के संदर्भ में। इतिहासकार अब मानते हैं कि ये अंतर शायद नस्लीय रेशियल नहीं था, जैसा पहले कुछ पश्चिमी विद्वान मानते थे। तो फिर कैसा अंतर था ये? ये ज्यादातर भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का अंतर लगता है। आर्य शायद वो लोग थे जो वैदिक भाषा बोलते थे, वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। दास या दस्यु शायद वो स्थानीय समूह थे जिनकी भाषा, रीति रिवाज और शायद शारीरिक बनावट भी अलग थी। ऋग्वेद में दासों को यज्ञ न करने वाला, लिंग पूजक वगैरह कहा गया है। पर क्या ये कोई कठोर सामाजिक विभाजन था? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग 40 से भी कम बार हुआ है। ज्यादातर लोगों की पहचान उनके जन, कबीला या विश्व समुदाय, जो शायद लड़ाई के लिए इकट्ठा होता था, एक तरह की मिलिशिया, से होती थी। सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र है। ये सब वर्ण व्यवस्था जैसे नहीं लगते। मतलब समाज बंटा हुआ था, पर शायद कबीलाई आधार पर ज्यादा, ना कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर। लेकिन वो 4 वर्णों वाली बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ऋग्वेद में नहीं है। लेकिन सिर्फ एक जगह, और वो भी ऋग्वेद के सबसे नए हिस्से में। ये है पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त है। इसे आमतौर पर बाद का माना जाता है, शायद ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल अंत का या उत्तर वैदिक काल की शुरुआत का। अच्छा, पुरुष सूक्त, इसमें क्या कहा गया है? पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष, एक आदिम पुरुष के यज्ञ का वर्णन है। कहा गया है कि जब देवताओं ने उस पुरुष की बलि दी, तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। कैसे? उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उसकी जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार 4 वर्णों का एक साथ जिक्र करता है, उनकी एक दैवीय उत्पत्ति बताता है और उन्हें एक पदानुक्रम, एक हायरार्की में रखता है। मुख सबसे ऊपर, पैर सबसे नीचे। ये वर्ण व्यवस्था को एक तरह से वैधता, लेजिटिमेसी देने की कोशिश थी। तो ऋग्वेद के बाकी हिस्सों में वर्ण व्यवस्था ज्यादा विकसित नहीं थी? नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों का जिक्र तो मिलता है, पर शायद वो विशेषज्ञता जैसे पुरोहित या योद्धा बताने वाले शब्द थे, न कि जन्म आधारित बंध समूह। वैश्य और शूद्र शब्दों का जिक्र तो पुरुष सूक्त के अलावा ऋग्वेद में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अगर थी भी, तो बहुत ही अविकसित रूप में थी। ठीक है, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, सरकार 1500 BCE में। यहाँ क्या बदलाव हुए? यहाँ वर्ण पहचान और उसकी परिभाषा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। ग्रंथों में बार बार ये बताया जाता है कि कौन किस वर्ण का है, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण थे इसके पीछे? यूनिट के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य चिंताएं थी, जो आपस में जुड़ी हुई भी थीं। पहली, अनुष्ठान करने और करवाने का अधिकार किसके पास हो। दूसरी, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में हो। और तीसरी, संसाधनों, रिसोर्सेज तक किसकी पहुंच हो। अनुष्ठान, राजनीतिक शक्ति और संसाधन, इन तीनों क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश हुई। हाँ, और याद रखिए, ये सब हम उन ग्रंथों के आधार पर कह रहे हैं जो मुख्यतः ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। सही। तो पहले अनुष्ठानिक क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ वर्ण कैसे लागू हुआ? यहाँ सबसे पहले तो ये तय किया गया कि ब्राह्मण कौन है। कहा गया कि ब्राह्मण वही है जो जन्म से ब्राह्मण हो और जिसे श्रुति यानी वेदों का ज्ञान हो। सिर्फ जन्म काफी नहीं था, ज्ञान भी जरूरी था। हाँ, और फिर ये नियम बनाया गया कि पुरोहित बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों को ही है। बाकी तीनों वर्णों के पुरुषों और सभी वर्णों की महिलाओं को इससे बाहर रखा गया। तो यज्ञ करवाने का एकाधिकार ब्राह्मणों का हो गया। और यज्ञ में भाग कौन लेता था? यजमान कौन होता था? यजमान यानी यज्ञ करवाने वाला अक्सर कोई राजा या धनी व्यक्ति होता था, जो आमतौर पर क्षत्रिय या वैश्य होता था। उसे दक्षिणा देनी होती थी ब्राह्मण पुरोहितों को। यज्ञ में यजमान की पत्नी, पुत्र और अन्य समर्थक भी भाग लेते थे, पर उनकी भूमिकाएं सहायक होती थीं।
लेकिन क्या अनुष्ठानों का महत्व हमेशा एक जैसा रहा? उपनिषदों में तो कर्मकांड की आलोचना भी मिलती है। हाँ, उपनिषदों में यज्ञों के बाहरी कर्मकांड की जगह आंतरिक ज्ञान और ध्यान पर जोर दिया गया। ये शायद ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक एकाधिकार को एक तरह की चुनौती भी थी। लेकिन दूसरी तरफ धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों ने ब्राह्मणों के एकाधिकार को और मजबूत किया। धर्मसूत्रों ने कैसे किए? धर्मसूत्रों ने ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म या आजीविकाएं निर्धारित की। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, लेना, ये 6 कर्म। हाँ, इनमें से पढ़ाना, यज्ञ करवाना और दान लेना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थे। हालांकि मुश्किल समय में आपधर्म के तौर पर दूसरे वर्णों का काम करने की छूट भी दी गई थी। ठीक है, ये तो हुई अनुष्ठान की बात। अब दूसरी चिंता, राजनीतिक शक्ति। यहाँ वर्ण का क्या रोल था? यहाँ कोशिश ये थी कि शासन करने का अधिकार क्षत्रियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच प्रतिद्वंद्विता या सहयोग दिखाया गया है। ग्रंथों में किसे श्रेष्ठ बताया गया? ज्यादातर ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी राज चलेगा। ये शायद एक आदर्श स्थिति थी। असलियत में क्या होता था कहना मुश्किल है, शायद काफी खींचतान रहती होगी। और क्षत्रियों का संबंध बाकी समाज, खासकर वैश्यों से कैसा था? शुरू में शायद क्षत्रिय और विश्य, जो अब वैश्य वर्ण में शामिल हो रहे थे, के बीच सहयोग था। विश्य समुदाय राजा को स्वैच्छिक बलि या नजराना देता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्य बड़े और मजबूत हुए, क्षत्रिय शासकों ने वैश्यों पर नियमित कर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनका शोषण बढ़ने लगा। तो क्या वैश्यों ने इसका विरोध किया? हाँ, ग्रंथों में इसके संकेत मिलते हैं। शायद इसी विरोध को शांत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैश्यों, जैसे ग्रामीणी, गांव का मुखिया, को प्रशासन में थोड़ी जगह दी गई। उन्हें रत्निन, राजा के सलाहकार, में शामिल किया गया। अच्छा, और धर्मसूत्रों ने क्षत्रियों के क्या काम बताए? धर्मसूत्रों ने क्षत्रियों के लिए भी 6 कर्म बताए। 3 तो वही थे जो ब्राह्मण और वैश्य के लिए भी थे, पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना। और 3 उनके खास थे, प्रजा की रक्षा करना, कर वसूलना और न्याय करना। रक्षा, कर और न्याय। जी, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। इतिहास हमें बताता है कि बाद में कई शक्तिशाली शासक जैसे नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, ये सब गैर क्षत्रिय वर्णों से आए थे। हाँ, ये तो है। चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण को लेकर तो काफी बहस है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन ग्रंथ अक्सर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी ऊपर सामाजिक क्रम में पहले स्थान पर रखते हैं। तो ये दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर अलग अलग दावे और दृष्टिकोण थे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। सही। अब तीसरी चिंता पर आते हैं, संसाधन, मतलब धन दौलत, जमीन, पशु। इस पर वर्ण का क्या असर था? यहाँ भी वर्ण आधारित विभाजन दिखता है। ब्राह्मणों की आय का मुख्य स्रोत दान दक्षिणा था। क्षत्रियों की आय युद्ध में लूटा गया माल, वसूला गया कर और जुर्माने से होती थी। और वैश्यों का काम था कृषि, पशुपालन और व्यापार करके धन कमाना। कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये वैश्यों के काम। हाँ, और इस दौर में खेती का विस्तार हुआ, लोहे के इस्तेमाल से शायद उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा। हमें पुरातात्विक रूप से NBPW काल में सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलने लगते हैं, शहर बनने लगते हैं। ये सब आर्थिक गतिविधियों में तेजी की ओर इशारा करते हैं, जिसका फायदा शायद वैश्य वर्ग को मिला होगा। ठीक है, हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात की। अब शूद्र, उनकी क्या स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक ग्रंथों में शूद्रों को समाज के हाशिए पर रखा गया है। उन्हें यज्ञों में भाग लेने का अधिकार बहुत सीमित था, और अगर था भी तो बहुत सी पाबंदियों के साथ। उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, यानी वो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं थे। उनकी भूमिका क्या बताई गई? मुख्य रूप से अधीनस्थ भूमिकाएं। धर्मसूत्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शूद्र का एकमात्र कार्य है ऊपर के 3 वर्णों, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। सिर्फ सेवा करना? हाँ, शुश्रूषा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहीं से धीरे धीरे अस्पृश्यता की अवधारणा के बीज भी पड़ने लगे होंगे, हालांकि वो बाद में और ज्यादा कठोर हुई। ये तो बहुत दुखद स्थिति लगती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या?
ग्रंथ खुद ये मानते हैं कि शूद्र भी धनी हो सकते थे, जैसा मैंने पहले नंद राजाओं का उदाहरण दिया, जिन्हें शूद्र मूल का माना जाता है, वो बहुत शक्तिशाली और धनी थे। कुछ शूद्रों के पास संपत्ति होने का जिक्र मिलता है। अच्छा। तो मतलब नियमों के बावजूद अपवाद थे। हाँ। ये दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था उतनी स्थिर या कठोर नहीं थी जितनी बताई जाती है। इसमें भिन्नता थी, लचीलापन था और शायद विरोध भी होता था। लोग हमेशा नियमों को मानते ही नहीं थे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताबी नियमों और जमीनी हकीकत में फर्क था। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 4.3 रिश्तेदारी संबंध और पितृसत्तात्मक संरचनाओं का समेकन, मतलब किनशिप एंड पेट्रियार्की। जी, वर्ण के साथ साथ परिवार और रिश्तेदारी के ढांचे में भी बड़े बदलाव आ रहे थे इस दौर में। तो पहले प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वेद में देखें, वहां रिश्तेदारी कैसी दिखती है? ऋग्वेद में देवताओं के बीच रिश्तेदारी दिखाई गई है। पिता, भाई, पुत्र। इंसानों के संदर्भ में पिता पुत्र के बंधन पर जोर है, लेकिन ये आपसी सहयोग और सम्मान का रिश्ता ज्यादा लगता है। पिता अपने वीर पुत्रों के लिए प्रार्थना करता है। पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए नहीं? हाँ, पुत्रों के लिए। वीरता, धन, संतान की प्रार्थनाएं बहुत हैं। पुत्रियों के जन्म की कामना वाली प्रार्थनाएं लगभग न के बराबर है। ये पुत्र मोह, प्रेफरेंस फॉर सन्स की शुरुआत दिखाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ये और बढ़ गया होगा? बिल्कुल। उत्तर वैदिक ग्रंथों में पिता पुत्र के बंधन पर जोर और बढ़ जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान बताए गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पुत्री दुख का स्रोत है और पुत्र परिवार का रक्षक है। ओह, पुत्री को दुख का स्रोत, ये तो काफी नकारात्मक बदलाव है। हाँ, ये महिलाओं की स्थिति में गिरावट की ओर भी इशारा करता है। इसी समय पितृ की अवधारणा बहुत मजबूत होती है। पितृ, इसका क्या मतलब है यहाँ? पितृ का मतलब है पुरुष पूर्वज, खास तौर पर 3 पीढ़ी के पुरुष पूर्वज, पिता, दादा और परदादा। पिता, दादा, परदादा। हाँ, लगभग हर अनुष्ठान में, चाहे वो सार्वजनिक यज्ञ हो या घरेलू संस्कार, इन पितरों का आह्वान किया जाता था, उन्हें पिंडदान दिया जाता था। ये दिखाता है कि वंश परंपरा अब पिता की ओर से गिनी जाने लगी थी, यानी पितृवंशीय व्यवस्था मजबूत हो रही थी। और मातृपक्षीय रिश्तेदार, नानी, मामा वगैरह? उनका जिक्र बहुत कम है, उन्हें हाशिए पर रखा गया लगता है। पूरा फोकस पिता की वंश परंपरा पर था। इसका एक बड़ा कारण शायद संसाधनों, खासकर जमीन पर वंशानुगत नियंत्रण स्थापित करना था। अच्छा, तो संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को हो, इसलिए पितृवंशीय व्यवस्था पर जोर। जी, ये एक मुख्य कारण लगता है। इसके अलावा और कौन से रिश्तेदार महत्वपूर्ण थे? विवाह से जुड़े रिश्तेदार जैसे ससुर, साला, इनका महत्व शायद बाद में बढ़ा, लेकिन एक और तरह के रिश्तेदारों का जिक्र उत्तर वैदिक काल में ज्यादा मिलता है, वो हैं प्रतिद्वंद्वी रिश्तेदार। प्रतिद्वंद्वी रिश्तेदार जैसे 2 शब्द बहुत आते हैं, भ्रातृव्य और सपत्ना। भ्रातृव्य का मतलब है चाचा या ताऊ का बेटा, यानी वो चचेरा, ताऊ का भाई, जो संपत्ति या सत्ता में आपका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। ऋग्वेद में ये शब्द कम है, पर उत्तर वैदिक ग्रंथों में बहुत बार आता है। अच्छा, मतलब परिवार के अंदर ही कंपटीशन। हाँ, और सपत्ना का मतलब है सौतन, यानी पति की दूसरी पत्नी जो घर में आपकी प्रतिद्वंद्वी हो। इन दोनों से भ्रातृव्य और सपत्ना छुटकारा पाने या उन्हें वश में करने के लिए खास अनुष्ठान भी बताए गए हैं। अनुष्ठान मतलब जादू टोना टाइप? हाँ, अथर्ववेद में ऐसे मंत्र हैं जिनका उद्देश्य इन प्रतिद्वंदियों का विनाश करना या उनके संसाधन छीनना बताया गया है। ये दिखाता है कि रिश्तेदारी में सिर्फ सहयोग ही नहीं बल्कि तनाव और संघर्ष भी था। और बाकी रिश्तेदार? कुछ और शब्द भी मिलते हैं, जैसे समान, स्व, सजात। ये शायद आपके अपने कुल या वंश के लोग थे जिनसे समर्थन की उम्मीद की जाती थी, लेकिन उन्हें भी अक्सर अपने अधीन ही माना जाता था। तो कुल मिलाकर रिश्तेदारी का ताना बाना काफी जटिल था, जिसमें सहयोग भी था, संघर्ष भी और असमानता भी। शायद सिर्फ पिता पुत्र का रिश्ता ही ऐसा था जिसे ज्यादातर सकारात्मक रूप में देखा गया। ठीक है, अब आते हैं परिवार की इकाई पर, घर पर। आपने कहा था यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आया। आपने दम और गृह का जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ऋग्वेद में घर के लिए दम शब्द का प्रयोग मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दम शायद एक ऐसी घरेलू इकाई को दिखाता था जहां पति और पत्नी का संयुक्त नियंत्रण, जॉइंट कंट्रोल होता था, जहां ज्यादा सामंजस्य था और जहां शायद पुत्र और पुत्री दोनों का स्वागत होता था। दम मतलब जॉइंट कंट्रोल वाला घर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
लेकिन ऋग्वेद में ही गृह शब्द भी मिलता है और उत्तर वैदिक काल तक आते आते गृह शब्द प्रमुख हो जाता है। और गृह का मुखिया कौन है? वो है गृहपति। गृहपति मतलब घर का मालिक। हाँ, एक एकल पुरुष मुखिया। गृह सूत्र जो घरेलू नियमों की बात करते हैं, वो इसी गृह को परिवार का एकमात्र मान्यता प्राप्त रूप मानते हैं। तो दम वाली अवधारणा पीछे छूट गई, ऐसा लगता है। अब आदर्श गृह कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया। कैसा? एक आदर्श गृह में एक पत्नी होनी चाहिए जो अधिमान्यता उसी वर्ण की कुंवारी लड़की हो जिससे गृहपति विवाह करे, पशुधन होना चाहिए और सबसे जरूरी पुत्र होने चाहिए। पत्नी, पशु और पुत्र। जी, और गृहपति के कई कर्तव्य बताए गए। अतिथियों का सत्कार करना, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए नियमित अनुष्ठान करना। गृहपति की यह अवधारणा सिर्फ ब्राह्मणवादी ग्रंथों में नहीं बल्कि बाद में बौद्ध परंपरा में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गृह और गृहपति पे इतना जोर दिया गया? इसका सीधा मतलब है कि ये पितृसत्ता, पैट्रियार्की को मजबूत करने और उसे संस्थागत बनाने का एक साफ प्रयास था। एक ऐसा पारिवारिक ढांचा बनाया जा रहा था जिसमें पुरुष मुखिया केंद्र में हो, उसी के पास सारे अधिकार हों और वंश उसी के नाम से चले। महिलाओं की भूमिका सहायक और अधीनस्थ बना दी गई। तो वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता, ये दोनों चीजें उत्तर वैदिक काल में ज्यादा मजबूत हुई। जी हाँ, और दोनों आपस में जुड़ी हुई भी लगती हैं। चलिए अब यूनिट के चौथे मुख्य स्तंभ पर आते हैं। सेक्शन 4.4, अनुष्ठान और उनका महत्व। हाँ, अनुष्ठान तो वैदिक साहित्य के केंद्र में है। ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह है, यजुर्वेद यज्ञ प्रक्रियाओं का, सामवेद यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या करते हैं। तो अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण थे। इन अनुष्ठानों में सबसे पहले तो मंत्र आते हैं, प्रार्थनाएं। इनका क्या महत्व था? मंत्रों को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उन्हें सीखने और सही ढंग से जपने का अधिकार सबको नहीं था। ये अधिकार मुख्य रूप से पुजारी वर्ग, ब्राह्मणों और यज्ञ करवाने वाले यजमान तक ही सीमित था। तो ज्ञान तक पहुंच ही सामाजिक भेदभाव का आधार बन गई? हाँ, एक तरह से किसे मंत्र सुनने का अधिकार है, किसे नहीं, ये भी सामाजिक स्थिति तय करता था। और इन मंत्रों में मांगा क्या जाता था? क्या विषय होते थे इनके? ज्यादातर प्रार्थनाएं भौतिक लक्ष्यों के लिए होती थीं। ज्यादा पशुधन मिले, युद्ध में जीत हो, पुत्र संतान प्राप्त हो, लंबी आयु मिले, दुश्मन का नाश हो। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं अक्सर सामूहिक लगती हैं, जैसे पूरे कबीले या समुदाय के लिए की जा रही हों। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते व्यक्तिगत यजमान, सिंगल सैक्रिफाइस के लिए किए जाने वाले यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए लगते हैं। देवताओं का चित्रण कैसे किया गया है इन ग्रंथों में? क्या वो उस समय के समाज का आईना है? जैसे आपने कहा, अग्नि की पूजा होती थी, इंद्र की होती थी। क्या अग्नि पुरोहित का प्रतीक है? और देवियों का महत्व कम होना क्या महिलाओं की घटती स्थिति दिखाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है, पर हमें सावधान रहना चाहिए। धार्मिक कल्पना और सामाजिक वास्तविकता के बीच सीधा संबंध जोड़ना हमेशा सही नहीं होता। हाँ, ये सच है कि इंद्र एक योद्धा देवता है, अग्नि पुरोहित और संदेशवाहक का काम करता है। देवियों का स्थान देवताओं के मुकाबले गौण लगता है, लेकिन इसे सीधे सीधे समाज का प्रतिबिंब मान लेना शायद सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, तो अनुष्ठानों को सिर्फ पूजा पाठ ना मानकर उन्हें एक सार्वजनिक प्रदर्शन, पब्लिक परफॉर्मेंस का तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, यज्ञ या अनुष्ठान एक पवित्र अवसर होता था जहां माना जाता था कि देवता और मनुष्य संपर्क में आते हैं। लेकिन साथ ही ये वो मौका होता था जहां समाज के नियम, कायदे और रिश्तेदारी के ताने बाने को दिखाया जाता था और उन्हें वैधता दी जाती थी। कैसे? प्रतिभागियों की भूमिकाओं से। हाँ, हर प्रतिभागी की एक तय भूमिका होती थी जो उसकी सामाजिक हैसियत को दर्शाती थी। सबसे केंद्र में होता था पुजारी वर्ग, यानी ब्राह्मण। उनकी भूमिका विशिष्ट और अनिवार्य थी। मंत्रों का ज्ञान उनके पास था, देवताओं से संपर्क करवाने का दावा उनका था। इसी आधार पर वो समाज में विशेष अधिकार जैसे करों से छूट या मृत्युदंड से छूट का दावा भी करते थे। अच्छा। और यजमान, यज्ञ करवाने वाला? यजमान यानी पेट्रन अक्सर कबीले का मुखिया, राजा या फिर अमीर गृहपति होता था। यज्ञ करवाने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन जैसे अनाज, घी, पशु होने जरूरी थे। तो यज्ञ करवाना एक तरह से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की सार्वजनिक घोषणा, पब्लिक स्टेटमेंट भी थी।
और बाकी लोग जो शामिल होते थे? बाकी प्रतिभागी जैसे यजमान के रिश्तेदार, उसके समर्थक या दूसरे वर्णों के लोग, उनकी उपस्थिति एक तरह से यजमान के प्रभुत्व का समर्थन करना और अपनी अधीनता को स्वीकार करना था। रिश्तेदारों की क्या भूमिका थी, वो जो स्वा सजात वाले थे? हाँ, उनका जिक्र आता है। वो यज्ञ में मदद करते थे, यजमान का समर्थन करते थे, पर उन्हें यजमान के अधीन ही माना जाता था। पत्नी की भूमिका भी दिलचस्प है। पत्नी की क्या भूमिका थी? पत्नी को यज्ञ में यजमान के साथ बैठना जरूरी माना जाता था, खासकर कुछ खास अनुष्ठानों में। उसे एक तरह से यज्ञ का एक जरूरी हिस्सा माना गया। साथ ही उसे उर्वरता, फर्टिलिटी का प्रतीक भी माना गया। लेकिन फिर भी उसकी भूमिका पुरुष यजमान के सहायक की ही थी। उसे स्वतंत्र कर्ता नहीं माना गया। ये फिर से महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को दिखाता है। सही है। तो ये अनुष्ठान समाज में हायरार्की और अधीनता को बार बार स्थापित कर रहे थे। किस तरह के अनुष्ठान होते थे? 2 मुख्य तरह के अनुष्ठान थे। एक श्रौत अनुष्ठान। ये श्रुति यानी वेदों पर आधारित थे, बड़े पैमाने पर होते थे, जटिल होते थे और इनमें कई पुजारियों की जरूरत होती थी, जैसे अग्निहोत्र, रोजाना अग्नि में आहुति, अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञ, और बड़े यज्ञ जैसे अश्वमेध, घोड़े की बलि, या राजसूय, राजा के राज्याभिषेक का यज्ञ। अश्वमेध, राजसूय, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या ये वाकई में वैसे ही होते थे जैसे ग्रंथों में लिखे हैं? पर थोड़ी अनिश्चितता है। मतलब ये ग्रंथ शायद एक आदर्श स्थिति बताते हैं। असल में ये यज्ञ कितने होते थे और कैसे होते थे ये कहना मुश्किल है। ठीक है। और दूसरे प्रकार के अनुष्ठान? दूसरे थे घरेलू अनुष्ठान, डोमेस्टिक रिचुअल्स। ये छोटे पैमाने पर घर में किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में गृह सूत्रों ने इन घरेलू रस्मों रिवाजों को भी ब्राह्मणवादी दायरे में लाने की एक बड़ी कोशिश की। आम लोगों की रीति रिवाजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश। हाँ, इसके 2 तरीके अपनाए गए। एक, जो बड़े श्रौत यज्ञ थे उनके सरल रूप घर में करने के नियम बनाए गए। दूसरा, जो लोगों के जीवन से जुड़े संस्कार थे, जैसे जन्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, मृत्यु, उन सबको वैदिक मंत्रों और प्रक्रियाओं से जोड़ दिया गया। मतलब उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, वार्य किया गया। दूसरा, जहां तक संभव हो ब्राह्मण पुजारी की उपस्थिति को जरूरी बनाया गया। और तीसरा, घर में यज्ञ अग्नि के स्थापना को महत्व दिया गया। वैदिक मंत्र, पुजारी की उपस्थिति, यज्ञ अग्नि। हाँ, इन सब का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था, वर्ण व्यवस्था और लिंग आधारित पदानुक्रम यानी जेंडर हायरार्की को घर के अंदर तक, व्यक्ति के जीवन के हर चरण तक पहुंचाना और उसे धार्मिक मान्यता देना। ये तो समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का बहुत गहरा प्रयास लगता है। हाँ, ये एक बहुत व्यवस्थित प्रयास था। लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये प्रयास पूरी तरह सफल हुआ? क्या लगता है आपको? ग्रंथ खुद ही इसका जवाब देते हैं। कैसे? ग्रंथों में उन लोगों की लंबी लंबी सूचियां मिलती हैं जिन्हें विपथित यानी डिविएंट्स माना गया। यानी जो रास्ते से भटक गए थे, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अच्छा, कौन थे ये लोग? इनमें ऐसे ब्राह्मणों का जिक्र है जो वेद नहीं पढ़ते थे या गलत तरीके से यज्ञ करते थे। ऐसे क्षत्रियों का जिक्र है जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। ऐसे लोगों का जिक्र है जो वर्जित भोजन खाते थे या गलत लोगों से विवाह करते थे। यहाँ तक कि शूद्रों के धनी और शक्तिशाली होने का जिक्र भी इसी ओर इशारा करता है कि नियम हमेशा माने नहीं जाते थे। तो मतलब नियम बनाए तो गए, पर जमीनी हकीकत शायद ज्यादा मिली जुली थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ब्राह्मणवादी आदर्शों को थोपने की कोशिश तो भरपूर थी, लेकिन समाज शायद उससे कहीं ज्यादा विविध और गतिशील था। लोग हमेशा नियमों के खांचे में फिट नहीं होते थे। प्रतिरोध भी था, विचलन भी था। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं। हमें प्रेस्क्रिप्टिव क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव क्या हो रहा था कि बीच का फर्क समझना होगा। एकदम सही। तो ये थे वर्ण, रिश्तेदारी और अनुष्ठान। अब यूनिट के अंत में एक सारांश समरी सेक्शन 4.5 दिया गया है। इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, आप संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला, वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, विविध है, एक बहुत लंबी अवधि में रचा गया है और इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण झलकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा, वर्ण व्यवस्था कोई स्थिर चीज नहीं थी।
ये धीरे धीरे विकसित हुई। प्रारंभिक वैदिक काल में ये बहुत अविकसित थी। उत्तर वैदिक काल में इसे मजबूत करने की कोशिश हुई, लेकिन ये लोगों की एकमात्र पहचान नहीं थी। कबीला, कुल, क्षेत्र ये सब भी महत्वपूर्ण थे और इसमें बदलाव और विरोध की गुंजाइश हमेशा बनी रही। ठीक है, दूसरा पॉइंट वर्ण व्यवस्था पर। तीसरा, रिश्तेदारी के क्षेत्र में पितृवंशीय पहचान, पैट्रिलिनियल आइडेंटिटी मजबूत हुई। परिवार का ढांचा गृहपति केंद्रित पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल बन गया, जिसमें पुरुष मुखिया का नियंत्रण था। तीसरा, पितृसत्ता का सुदृढ़ीकरण। चौथा, अनुष्ठान सिर्फ धार्मिक कृत्य नहीं थे, वो सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स, जैसे कि समाज में ऊंच नीच हायरार्की और अधीनता सबऑर्डिनेशन को लोगों तक पहुंचाने, उन्हें सिखाने और उन्हें वैधता लेजिटिमेसी देने का एक महत्वपूर्ण साधन थे। चौथा, अनुष्ठानों की सामाजिक भूमिका। और पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि इन ब्राह्मणवादी आदर्शों और नियमों का हमेशा पालन नहीं होता था। ग्रंथों में ही विचलन, डिविएशन और शायद विरोध के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। समाज इन नियमों से कहीं ज्यादा जटिल और विविध था। ये 5 मुख्य निष्कर्ष हो गए। वैदिक ग्रंथ, वर्ण का विकास, पितृसत्ता, अनुष्ठान और नियमों से विचलन। जी। इसके बाद यूनिट में शब्दावली, ग्लॉसरी सेक्शन 4.6 और अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइजेस सेक्शन 4.7 दिए गए हैं। शब्दावली में कुछ शब्द जैसे यज्ञ, अग्नि, ऊर्ध्वाधर खाइयां, वर्टिकल ट्रेंचेस इन एक्सकवेशन, मिलिशिया, विष के संदर्भ में आदिम पुरुष, पुरुषुक्त वाला समझाए गए हैं। हाँ, और अभ्यास प्रश्न भी काफी अच्छे हैं। वर्ण व्यवस्था के विकास पर, पितृ की अवधारणा पर, रिश्तेदारी में संघर्ष पर और अनुष्ठानों के समालिक महत्व पर सवाल है। ये श्रोताओं को अपनी समझ को परखने और गहरा करने में मदद करेंगे। बिल्कुल। तो ये थी यूनिट 4, वैदिक समाज में चित्रित समाज पर हमारी आज की गहन चर्चा। वाकई में बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। हाँ, ये एक बहुत ही फाउंडेशनल यूनिट है। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को वैदिक समाज की जटिलताओं, उसकी नींव और इन प्राचीन ग्रंथों को देखने के नजरिए को समझने में मदद मिली होगी। ये सिर्फ यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारा आज का समाज जैसा है वैसा क्यों है। इसकी कई जड़ें हमें यहीं कहीं मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे दोबारा जरूर सुनना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातें, वो न्यूआंसेस, दूसरी या तीसरी बार सुनने पर ज्यादा स्पष्ट होती हैं। हाँ, री-लिसनिंग तो रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वो जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। बिल्कुल। और इस चर्चा को लाइक जरूर करें, अपने यूपीएससी के तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी कमेंट्स में अपने विचार या अगर कोई सवाल है तो वो जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी हाँ, आपके सवाल हमें और बेहतर करने में मदद करते हैं। तो अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद। जय हिंद।